औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले मॉड्यूल में हमने लेसन प्लान का पार्ट 1 सुना था और डिस्कस किया। उस पे हमने टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होने चाहिए उसके ऊपर अलग अलग सब टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं लेसन प्लान का जो दूसरा पार्ट वीक 4 डे 11 है। तो लेसन प्लान फॉर्मेट, आप लोग में से कुछ टीचर्स काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ अभी अभी कुछ टीचर्स ने पढ़ाना शायद शुरू किया है, कुछ लोग बीएड या डिप्लोमा एजुकेशन किए हैं। तो यहाँ पे हमको लेसन प्लानिंग करने का जो फॉर्मेट है, मेथोडोलॉजी है, उसको हम सीखते हैं। तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके जो मकासद हैं यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग ए लेसन प्लान, वाई डू वी राइट ए लेसन प्लान, हम लेसन प्लान क्यों लिखते हैं, ये हमने क्यों लिखते हैं, क्यों लिखना चाहिए, हमने ये सुना है पिछले मॉड्यूल में, ताकि हमारे लिए प्लानिंग क्लासरूम के अंदर जाने के बाद अक्सर ये होता है कि बच्चे जो क्लास में रहते हैं उनके सवालात की वजह से या उनकी मिस्चीवनेस जो होती है ना, शरारतें जो होती हैं, या हम किसी स्ट्रेस लेवल में होते हैं, या हम में से कुछ लोग ज़्यादा या ध्यानी नहीं होने के वजह से जो है हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। प्लानिंग तो करते हैं, क्लास में जाने से पहले हम ये सोच के जाते हैं कि हमको ये करना चाहिए। हम आज अगर मैथमेटिक्स का एडिशन सिखा रहे हैं तो हम एडिशन इस तरीके से सिखाएंगे, हम एग्जाम्पल्स ये देंगे। अगर हम किसी पोएम के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके ऑथर की पैदाइश, लेखक यानी उनकी पैदाइश कहाँ की है, नहीं, ब्रीफ एक हल्का सा जो है, मुख्तसर सा जो है उस लेखक के बारे में हम प्लानिंग करके जहन में ये बात रख के जब क्लास में जाते हैं तो उसमें से 10 पॉइंट्स अगर हैं तो हो सकता है कि हम कभी कभी 2 या 3 भूल जाते हैं। फिर बाद में हम क्लास में से वापस आने के बाद हमको एहसास होता है कि ये पॉइंट मुझे बोलना चाहिए था। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम दूसरे दिन जब जाते हैं उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन ये जो 40 मिनट्स में जो हम मिस किए हैं वो अगर मिस ना हो तो बेहतर इसी में है कि हम एक प्लान पेपर पे या एक किताब में लिख के हम अपने सामने रख लें। ज़रूरी नहीं है कि उसको देखते हुए हम पढ़ाएं। सामने रहने से क्या होता है, कभी हम भूल जाते हैं तो किताब खोल के उस लेसन प्लान में हम चेक करके फिर वापस पढ़ा सकते हैं। एक बात यहाँ मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि बच्चों के सामने पेपर देख के पढ़ाएंगे, इसमें बच्चे या दूसरे टीचर्स क्या समझेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट हमारा मकसद क्लास में सिर्फ एक ही है जिसको हम चाइल्ड सेंट्रिक कहते हैं, यानी जो क्लास के जो इम्पोर्टेंट, क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस बच्चे हैं। बच्चे सीखना जरूरी है, बस यही है। लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर राइम को गा रही हूँ अच्छे अंदाज में या हम पढ़ के सुना रही हूँ ऊंची आवाज में, तो एक्शंस के साथ मैं कोई राइम सिखा रही हूँ, मैथ्स में एक्टिविटी करना पड़ रहा है मुझे, तो ये अगर आप कर रहे हैं और दूसरे इसको देखेंगे तो हंसेंगे, क्या बोलेंगे, ये पॉइंट जहन में आना ही नहीं चाहिए। Child centric, child is important, so we will concentrate only on the child's learning. बच्चे सीखे या नहीं सीखे यही हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए, यानी 1 पॉइंट एजेंडा है, यानी फोकस हमारा उसी बात पे होना चाहिए कि बच्चे सीखे या नहीं, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने हासिल किया या नहीं किया।
यही होना चाहिए। तो क्लास में मैं ये बता रहा था कि आप किताब बाकायदा जब भूल जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक या आप अपनी नोट्स या अपना लेसन प्लान खोल के जो है उसको ओपन करके या पेपर सामने रख के जब कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको बाकायदा आप उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ने के बाद फिर से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो डोंट एवर थिंक दैट चिल्ड्रन विल लर्न समथिंग विच इज नॉट गुड। यानी बच्चे देख के, आप देख के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे देख के बोलेंगे, कोई बात नहीं। हर पहली बार हर चीज दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है, हम पढ़ते 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 ही सीखेंगे। तो यहाँ पे भी जो है हम इतने सारे क्लासेस लेते हैं, क्लासेस के अलावा, पढ़ाने के अलावा हमारी और जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, भूलना इंसानी फितरत है। तो फिर वापस हम किताब में पढ़ के जो है फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, लेसन प्लान का फॉर्मेट, एक फॉर्मेट मैंने जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को मैंने आपके सामने रखा है, इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। आप इसको एक नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, एक पेपर पे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करके भी इसको आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें ऑर्डर की तब्दीली हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऑर्डर्स, कुछ चीज़ों इसमें तब्दील नहीं हो सकती, वो मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, क्लास हमारी क्या है, कौन सी है, ग्रेड 3, 4, 5, वो लिखेंगे। ड्यूरेशन, मतलब उस लेसन का ड्यूरेशन कितना रहेगा वो आप लिखेंगे। फिर चैप्टर, यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप वहां पे लिखेंगे। एडिशन, या आप वोवल्स पढ़ा रहे हैं तो वोवल्स, ये ई आई वो यू पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी पोएम पढ़ा रहे हैं तो उस पोएम का नाम है। सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस पढ़ा रहे हैं। आर एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स आएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके बाद, यानी 40 मिनट आप पढ़ाने के बाद उस 40 मिनट के एंड में बच्चे क्या सीखेंगे, मकासद ये क्या है, ये हम आइडेंटिफाई कर लें पहले कि जब मैं एडिशन पढ़ा रहा हूँ क्लास 2 में या क्लास 1 में, फाउंडेशन ईयर में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बच्चे जो है 2+2 ऐड करके उनको जवाब ये आना चाहिए कि 2 और 2 जब ऐड करते हैं तो उसका जवाब 4। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी पालतू जानवर कौन कौन से हैं, कौन से जानवर को हम घर पे रख सकते हैं जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हमारा साथ देते हैं। तो व्हाट आर द डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर हाउ डू दे लुक, दिखते कैसे हैं। फिर उन डोमेस्टिक एनिमल्स से फायदे क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। और फिर व्हाट फूड डू द डोमेस्टिक एनिमल्स ईट, इनका खुराक क्या है, मतलब ये खाते क्या है। तो ये 4-5 डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में लर्निंग ऑब्जेक्टिव बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे गाय है, बकरी है, डॉग कुत्ता है, फिर बिल्ली है, ये सारी चीज़ें इंसान अपने घर में पालते हैं। ऊंट है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम, खरगोश हैं जिसको हम घर में पालते हैं। तो ये दिखते कैसे हैं, इनको देखने में बच्चे जो है ग्रेड 1-2 में बच्चे आइडेंटिफाई करें, जैसे तस्वीर दिखाया बोले कि ये गाय है, ये बकरी है, ये बिल्ली है, ये खरगोश है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बच्चों को आनी चाहिए। सो आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट फूड दे ईट। फर्स्ट, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फिर उसके बाद व्हाट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट फूड दे ईट,
ये समझ में आना चाहिए कि बच्चों को ये जानवर खाते क्या है। देन अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस ऑफ दीज डोमेस्टिक एनिमल्स, इन पालतू जानवरों का जब हम घर में रखते हैं, पालते हैं, तो इससे इंसान को क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे गाय या भैंस हैं तो दूध हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बकरी है, बकरी का दूध भी इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स के यूज़ यानी उसके ज़रिए से इंसान को क्या फ़ायदा हो सकता है। खाने के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इन जानवरों को खाते हैं तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच एंड ऑफ 40 मिनट्स में आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि बच्चों ने ये सीखा है, और आप उसको आप कैसे मालूम करेंगे ये हम आगे चल के देखेंगे कि आप पढ़ाएंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ वो हम एंड में उसको सीखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, तो ये लेसन फॉर्मेट है, मैं आगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इंट्रोडक्शन के लिए 5 मिनट, इसमें अलग अलग आप अपने टाइम के हिसाब से टाइम मुकर्रर कर सकते हैं। कभी आपको 4 मिनट लगेंगे, कभी 6 मिनट लगेंगे। आप टाइमिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे टाइमिंग यहाँ पे दी है, बट हेडिंग इम्पोर्टेंट यानी लेसन प्लान का जो कैटेगरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना चाहिए लेसन पढ़ाने से पहले। फिर उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी में जब जाएंगे आप, इंट्रोडक्शन यानी तारुफ कराएंगे उस चैप्टर का जो आप पढ़ा रहे हैं। कैसे करेंगे वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। फिर वोकैबुलरी है, यानी नए अल्फाज उस चैप्टर में क्या है, न्यू वर्ड्स। फिर रिसोर्सेज यानी आप सोर्सेज क्या यूज करेंगे, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप एडिशन पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आप एडिशन सिखाने के लिए गोली लेके जाएंगे, मार्बल यानी, या फिर आइसक्रीम स्टिक्स लेके जाएंगे, या फिर कुछ खाने की चीज़ें ले, चॉकलेट्स लेके जाएंगे। और क्लास वर्क यानी क्लास वर्क मतलब नोट्स आप क्या लिखाएंगे, यानी ये भी नहीं होना चाहिए कि क्लास वर्क से मुतालिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोर्ड पे लिखेंगे बच्चे उसको कॉपी करेंगे, दैट इज अ क्लास वर्क, बट ये क्लास वर्क सिर्फ लिमिटेड नॉलेज ही हो सकती है बच्चों को। क्लास वर्क ये होना चाहिए कि आप जो बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड पे एक्सरसाइज करेंगे, या बोर्ड पे जो कुछ आप ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें बच्चे नोट्स में कॉपी करें। या फिर जो आप बयान करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, कोई नया वर्ड बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर ये आदत डालिए कि हर वो लफ्ज जो आप 40 मिनट्स में बोलते जाएंगे उसको बच्चे लिखते जाएं, पॉइंट्स के तौर पे लिखते जाएं। जैसे हम कॉलेजेस में बैठ के, जैसे या सेमिनार में बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं, किताबों में हल्का सा जो है पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये लिखने की आदत बच्चों के अंदर डालना शुरू कर लीजिए, ताकि आगे जाके बच्चे कोई भी लेक्चर को, नोट्स, हायर क्लासेस में जाने के बाद नोट्स देने की आदत बंद हो जानी चाहिए। एंड ए सेल्फ लर्निंग हैबिट हैज टू गेट डेवलप्ड, खुद से पढ़ के सीखने की सलाहियत बच्चों के अंदर हमको पैदा करनी है, हम स्पून फीडिंग नहीं करने हैं। तो क्लास वर्क में क्या होगा, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद है आखिरी 5 मिनट में आप समराइज करेंगे, यानी उसका खुलासा करेंगे कि आप 30 मिनट में आप क्या किए हैं। तो ये सारी चीजें एक लेसन प्लान में है। उसके अलावा जो आप लेसन में इंक्लूड कर सकते हैं वो आखिरी के 4-5 पॉइंट्स मैंने डाले हैं। ये है मॉरल वैल्यू, यानी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच की जब हम बात किए थे, तनवीर साहब ने आपको, आप कौन से वैल्यूज सिखाएंगे फाउंडेशन ईयर्स में, आपसे कहा था, आप लोगों ने लिख के भी मुझे भेजा है। तो आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उस लेसन में कौन सा वैल्यू इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यू को क्लास
उस टॉपिक में किस तरीके से मिक्स करके जोड़ के फिर आप लेसन के साथ साथ वो वैल्यू भी सिखा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम अगले शायद इस मॉड्यूल के बाद एक और मॉड्यूल आएगा लेसन प्लान का, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज इन द क्लासरूम तनवीर साहब फिर आपके सामने आएंगे, तो वहां पे वो बताएंगे कि वैल्यूज को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो वो लेसन में कौन सा वैल्यू आप सिखा सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। फिर समरी, टीचर शुड रिव्यू द कॉन्सेप्ट टॉट इन द क्लास, यानी आपने जो 40 मिनट्स में जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक का रिव्यू, यानी फिर से एक बार उसका रिव्यू कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था आपने उसका रिव्यू करके आप वहां पे समर 2-3 लाइन में आप लिखिए कि हमने डोमेस्टिक एनिमल्स, usage of the different types of domestic animals, how they look, or advantages of domestic animal, or what is the food habits of domestic animal, इसके बारे में हमने, वो कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब घरेलू जानवर और जो जानवर जंगल में रहते हैं इन दोनों के बीच में क्या फर्क। टीचर्स रिफ्लेक्शन, टाइम टेकन टू कंप्लीट द लेसन प्लान। रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे ऐड की है, उसमें से आप लोग कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इसको आदत डाल लीजिए रिफ्लेक्शन करने। रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब आपकी जो क्लास 40 मिनट्स आपने क्लास कंडक्ट की है उस 40 मिनट्स में ये आप लेसन कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे, यानी टीचर रिफ्लेक्शन, लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड एंड ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड। ये तीनों पॉइंट्स आप लेसन कंप्लीट करने, मतलब 40 मिनट्स के बाद जब वापस जाएंगे स्टाफ रूम में या अपने घर जाएंगे तो उस वक्त बैठ के इन तीनों कॉलम्स को कंप्लीटली फिल करना है। जरूरी है ये, क्यों जरूरी है, अगले क्लास के लिए आपको ये फायदेमंद हो सकता है। कैसे, यानी टीचर रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे आप 40 मिनट का आप फिर से अपने दिमाग में वो 40 मिनट की वीडियो आप चलाइए और देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां वहां पे की थी। हो सकता है कि आपकी स्पीड ज्यादा थी, जो बच्चे समझने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, तो आपने फिर से एग्जाम्पल जो दिया था वो समझ नहीं पा रहे थे, जो एग्जाम्पल आपने लिखा था लेसन प्लान में, वो लेसन प्लान में जो एग्जाम्पल लिखा था वो बच्चे नहीं समझ पाए, तो आपने फिर दोबारा दूसरा एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे ये महसूस हुआ कि एग्जाम्पल्स बहुत हल्के फुल्के होने चाहिए। आपकी स्पीड ज्यादा थी जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। आपके अल्फाज यानी वोकैबुलरी वर्ड्स, द न्यू वर्ड्स व्हिच यू आर यूजिंग, इन वर्ड्स के मीनिंग बच्चों को नहीं मालूम थे, तो फिर आपने उसके मीनिंग्स, उसके हल्के से मीनिंग्स फिर आपने एक्सप्लेन किए। या फिर आपने कभी कभी हम में से ये भी कोशिश करते हैं कि जब हम बच्चों से सवाल करते हैं, मेथोडोलॉजी पे नहीं गया हूं मैं, मेथोडोलॉजी में जब हम जाते हैं, जो इंटरेक्टिव मेथोडोलॉजी होता है, बच्चे से जब सवाल करते हैं लेसन के बारे में या इंट्रोडक्शन का जब हम सवाल करते हैं, तो हम हमेशा एक गलती कर बैठते हैं कि उन बच्चों से ही सवाल करते हैं जो बच्चे अच्छे जवाब देते हैं। जो बच्चे जवाब नहीं देते हैं उन बच्चों को हम सवाल ही नहीं करते, सवाल करते भी हैं तो उनको वक्त नहीं देते हैं। तो ये चीजें, ये सारी चीजें जब आप नोटिस किए हैं तो आप वापस आने के बाद ये चीजें मुझसे गलती, गलती नहीं कहूंगा, ये चीजें बेहतर हो सकती थी। यानी रिफ्लेक्शन, एंड ऑफ द डे हम दिन भर अपना अपना पूरा दिन गुजारने के बाद जब हम सोते हैं तो हमको रिफ्लेक्शन, हमको दिन की पूरी रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। यानी आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ मैंने अच्छा काम किया, यहाँ मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से, कुछ ऐसी बात मैंने किसी को बोल दी जिसकी वजह से उनको बुरा लगा। एहसास होता है उस वक्त, उससे मैं आपसे कुछ कह दूंगा, फिर वापस जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि ये मैंने ये बोलना नहीं चाहिए। ये रिफ्लेक्शन जब होगा तो अगली बार वो गलती हमारे से दोबारा नहीं होगी या वो अल्फाज हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए हम हर दिन का जायजा लें।
तो उसी तरीके से हमारे हर 40 मिनट का जायजा होना चाहिए, हम खुद लें, कोई और नहीं करना चाहिए इसको। कोई और करेंगे तो वो अलग बात है, जैसे प्रिंसिपल आके बैठते हैं क्लास में, या कोई टीचर हैं आपके फ्रेंड हैं, आप उनको भी बिठा के बोल सकते हैं कि भाई आप मेरी क्लास ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कि क्या, उनका रिफ्लेक्शन एक अलग है, वो थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, दूसरे लोग रिव्यू करके आपको बताएंगे, लेकिन हम अपना भी खुद जायजा लें तो हमको ये एक सीखने का बहुत ही बेहतर अंदाज हो सकता है। लर्निंग इज ऑलवेज गुड व्हेन यू डू अ सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस करिए, दैट इज कॉल्ड टीचर रिफ्लेक्शन। मैंने ये बच्चे को डांटा था, क्यों डांटा था? 40 मिनट में उसने, जब आप पढ़ा रहे थे तो वो कोई हरकत कर रहा था, इसलिए आप गुस्से में आके उसको डांट दिए। ये सोचिए कि वो बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था कि शायद वो विजुअल लर्नर है, शायद वो कैनेस्थेटिकल लर्नर है, शायद उसको कुछ म्यूजिकल लर्नर है, शायद आप डोमेस्टिक एनिमल्स की आवाजें अगर रिकॉर्ड करके लेके जाती तो उन आवाजों को आप रिकॉर्ड करके आपके फोन पे सुनाएंगे तो फिर शायद वो इंटरेस्टिंग रहेगा उसके लिए और वो आपकी बात सुनेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी पिछली क्लास में जो मैथ्स क्लास थी या कोई उर्दू क्लास थी या हिंदी क्लास थी, वहां होमवर्क नहीं करने की वजह से उसको डांट पड़ी थी, इसलिए वो मायूस बैठा है। और जब बच्चे बैठते हैं खामोश तो वो खामोश नहीं बैठते, वो इधर उधर कुछ ना हरकतें करते बैठते हैं। तो आप इतनी दिलचस्पी से पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ यही है कि हर बच्चा मेरी बात सुनना और हर बच्चा जो है वो टॉपिक से कनेक्टेड सारी चीजें सीख ले। ये नहीं होगा। आपके 40 मिनट की क्लास 40 मिनट की क्लास में 40 बच्चे अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि 40 बच्चों के अंदर वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अगर ये कर पाएंगे तो देन यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टीचर। मेरे लिए भी नामुमकिन है वो बात। इतने सालों के बाद भी आज भी ये महसूस करता हूं कि 40-20 बच्चों में शायद 4 बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई। इसकी कई वजह हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो इसलिए आपको वहां ये करना चाहिए कि ये जो बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है, आप आइडेंटिफाई करिए कि रीजन क्या है, क्या वजह हो सकती है कि वो बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्टेड ही नहीं था। बैकग्राउंड में क्या हुआ था उसको जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा कि वाई चिल्ड्रन डोंट परफॉर्म। ये कहानी आप लोगों ने बार बार कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक टीचर थी जो बहुत ही अच्छी अंदाज में जो है क्लास के अंदर जाते थे, और जाने के बाद क्लास की शुरुआत जो है एक स्टेटमेंट से होती थी। उनका हमेशा एक लाइन होता था जो क्लास के अंदर जाने के बाद वो बच्चों से कहते थे कि लेडी टीचर थी, कहती थी कि आई लव यू ऑल, यानी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बच्चे हैं, आई वी ऑल लव आवर चिल्ड्रन, हमारे क्लास के बच्चों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम उन बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे क्लास के बच्चे हैं। तो टीचर भी इतनी पसंद करती थी बच्चों को, तो कहती थी कि आई लव यू ऑल, एंड देन उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करती थी। तो देन व्हाट, क्या हुआ कि उसने एक दिन नोटिस किया कि एक बच्चा जो है खामोशी से बैठा रहता था, और उस बच्चे के तहत इसके अंदर वो फीलिंग नहीं होती थी। सारे बच्चों के अंदर वो देखने के बाद वो फीलिंग आती थी कि ये बच्चे मेरे हैं, अपने हैं, लेकिन वो एक बच्चे को देखने से इस टीचर को वो फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि वो एकदम खामोश, कोई वर्क नहीं करता था। तो कभी कभी हम उन बच्चों से चिढ़ना भी शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो यही हाल था उस टीचर का। तो रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स एंट्री किए गए। एंट्री करने के बाद वो रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल के टेबल पे गए, क्योंकि प्रिंसिपल को भी साइन करना होता है रिपोर्ट कार्ड में। जब प्रिंसिपल ने रिपोर्ट कार्ड देखा उस बच्चे की, जो बच्चे से टीचर नाराज रहती, सारे मार्क्स उसके बहुत ही कम थे। तो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा, तो प्रिंसिपल ने
क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हम कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट का माना ये होता है कि प्रोग्रेस रहे, यानी तरक्की रहे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तभी उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट। तरक्की नहीं हो रही है तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होता है। तो टीचर को बुला के प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या बात है, ये बच्चे पे आपने मार्क्स इतने कम है। तो टीचर ने कहा मैम ये बच्चा होमवर्क नहीं करता है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चा जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कहीं और उसका ध्यान रहता है। उसने कई वजह बता दी और सारे नेगेटिव थे। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। वो बच्चा चौथी जमात में था, तो दूसरी जमात यानी ग्रेड 2, ग्रेड 3 यानी क्लास 3, क्लास 2 के, क्लास 1 के रिपोर्ट कार्ड्स निकलवाए, जो स्कूल्स में हमेशा रिकॉर्ड्स रहते हैं। और टीचर से कहा कि ये सारे रिकॉर्ड्स आप बच्चे के चेक करके फिर मुझसे मेरे पास वापस आना। तो टीचर लेके जाती हैं उस पुराने रिकॉर्ड्स को और बैठ के उसको स्टडी करती हैं। तो पहले साल में जो है बच्चे बेहतरीन, बच्चा वही बच्चा टॉप करते रहता है। तो दूसरे साल में आते आते बच्चा जो है, टीचर का कमेंट रहता है, हम कमेंट्स भी लिखते हैं नीचे, वर्क हार्ड, यानी आप बेहतर कर सकते हैं, आपकी जो खामियां हैं ये हैं, इसको आप बेहतर करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, विच वी नॉर्मली कॉल एज टीचर कमेंट्स इन द रिपोर्ट कार्ड। तो ये रिपोर्ट कार्ड में एक कमेंट, यहाँ एक टीचर उस क्लास, उस वक्त की जो टीचर रहती है वो लिखती है कि बच्चे का बच्चे की माँ जो है बीमार रहने की वजह से बच्चे के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही है। Mother is not able to concentrate on the child and that is why the child's interest in studies is going down. यानी बच्चे को तवज्जो नहीं मिलने की वजह से, माँ उसका ख्याल नहीं रखने की वजह से बच्चे के रिजल्ट्स में, मार्क्स में और उसके परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और उल्टा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर कुछ दिन बाद जब फिर रिपोर्ट कार्ड बनता है तो वही टीचर अगला कमेंट ये लिखती है कि दिस बॉय हैज लॉस्ट हिज मदर एंड दैट इज, दिस चाइल्ड इज कंप्लीटली लॉस्ट। यानी माँ का इंतकाल हो जाता है, गुजर जाती है माँ। तो माँ के चली जाने से टीचर ये स्टेटमेंट लिखती है कि बच्चा भी जो है कंप्लीटली स्टडीज में, पढ़ाई में पीछे रह गया। तो यहाँ पे ये महसूस होता है कि टीचर को कि प्रॉबेबली बिकॉज बच्चा जो है अपनी माँ को खोने की वजह से पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। जाहिर सी बात है, हम बड़े होने के बाद भी हमारे अपने जब हमसे बिछड़ जाते हैं तो हम कितने मायूस हो जाते हैं कई दिन तक। अब चौथी क्लास में या तीसरी क्लास में कोई बच्चा अपनी माँ या वालिद या वालिदैन को अगर खो देता है, इफ ही लूजेस हिज मदर और फादर, इमेजिन द कंडीशन, द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। उसकी जहनियात जो है, बच्चों की जो जहन है, मेंटली बच्चे कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका अंदाजा आप देखिए, सोचिए। तो वही हाल इस बच्चे का भी होता है। इसी वजह से वो बच्चा क्लास में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता। जब दूसरे दिन जब बच्चे, यही टीचर जब वापस क्लास में जाती है, आदत के तौर पे वो कहती है कि आई लव यू ऑल, उस दिन वो लव, जो मोहब्बत जो होती है वो उस बच्चे के लिए बढ़ जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, टीचर उस बच्चे पे ज्यादा तवज्जो देना शुरू करती है, उसको जिम्मेदारियां देना शुरू करती हैं, उसको जो एक समझ में नहीं आई चीजें उसको समझाने की कोशिश करती है, फिर दोबारा बच्चे को करीब लेती हैं। यानी मैं वही एग्जाम्पल के आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो तनवीर साहब ने मेंटरिंग की बात की, जिसे टीचर ने घर जाके उस बीमार बच्चे की तरबियत की थी, उस बीमार बच्चे की देखभाल की थी। उसी तरीके से यहाँ ये टीचर क्लासरूम के अंदर उस बच्चे को तवज्जो देके जो है पढ़ाना शुरू करती हैं एंड ऑटोमेटिकली जो अगला एग्जाम, यूनिट एग्जाम या यूनिट टेस्ट आता है, उसमें बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और टेस्ट, फिर रिजल्ट्स बढ़ते हैं। एंड ऑफ द ईयर यानी साल के आखिर में बच्चा बेहतरीन मार्क्स से उस साल में पास होता है। अब साल के आखिर में सारे बच्चे, क्योंकि टीचर बदल जाती हैं अगले साल, तो साल के आखिर में क्लास, स्कूल्स में हमेशा छोटे छोटे पार्टीज होते हैं, बच्चे
क्योंकि पास हो गए हैं तो उस टीचर अपनी क्लास टीचर के साथ मिलके एक छोटी सी पार्टी करते हैं, तो बच्चे टीचरों को तोहफे ला के देते हैं। तो ये बच्चा भी जो है अपनी टीचर के लिए तोहफा ला के देता है, और वो तोहफा जो है एक पुराने न्यूज़पेपर में पैक किया होता है। बाकी बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में पैकिंग पेपर में पैक करके ला के देते हैं। ये बच्चा जो है ला के टीचर के टेबल पे रख देता है। जब टीचर आती है तो सारे तोहफे टेबल पे दिखते हैं, तो उसमें से पुराने न्यूज़पेपर वाले में जो जो गिफ्ट होता है उसको उसके ऊपर उसकी नज़र जाती है, और वो समझ जाती है कि शायद यही बच्चा ये गिफ्ट ला के दिया है। तो जो वो खोलती हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है परफ्यूम का बॉटल जो आधा होता है, और एक है ब्रेसलेट। और उसमें से जो है कुछ ब्रेसलेट में जो है कुछ मोती वगैरह होते हैं, उसमें से कुछ झड़े हुए रहते हैं, यानी ब्रेसलेट भी जो है टूटा फूटा। समझ जाती है कि यही लड़के ने दिया है। बहुत शौक से जो है वो ब्रेसलेट पहनती हैं, और परफ्यूम में से जो है थोड़ा सा परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद एक छोटा सा नोट होता है, एक छोटी सी स्लिप भी होती है उन तोहफों के साथ। उसमें लिखा होता है कि आई हैव सीन मैनी टीचर्स इन माई लाइफ, यानी पिछले 2-3 साल में मैंने कई टीचर्स को देखे, बट यू आर द बेस्ट। इन सारे टीचरों में आप बेहतरीन टीचर हैं मेरे। ये नोट होता है। टीचर बहुत खुशी महसूस होती है। फिर बच्चे अगले साल दूसरे क्लास में चले जाते हैं। हर साल के आखिर में नोट बच्चे से हमेशा आता है, आई हैव सीन मेनी टीचर्स बट स्टिल यू आर द बेस्ट। मैंने कई टीचर इस साल भी देखे, लेकिन सारे टीचरों से बेहतरीन आप हैं। ये नोट हर साल आता है टीचर। फिर कई साल गुजर जाते हैं, कई साल गुजरने के बाद बच्चे पास होके चले जाते हैं, डिग्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। ये टीचर बूढ़ी हो जाती हैं, रिटायर होके अपने घर में रहती हैं। तो एक दिन दरवाजे पे कोई खटखटाता है, तो दरवाजा खोलने के बाद सामने एक कुरियर वाला लड़का होता है, तो वो कुरियर थमाता है। तो उस कुरियर का पैकेट ओपन करने के बाद उस कुरियर में एक शादी का इनविटेशन होता है, और उसके साथ एक नोट होता है कि मेरी शादी का न्योता है, इनविटेशन, फलाने डेट में शादी है, आपको आना है। उसके नीचे एक नोट होता है, आई हैव सीन मेनी मोर टीचर्स इन माई लाइफ बट यू आर स्टिल द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। तो टीचर बहुत खुशी महसूस करती है कि वही लड़का अपनी शादी पे दावत दे रहा है। तो टीचर वापस अपने कमरे में कबोर्ड में जाके वो ब्रेसलेट निकालती हैं। परफ्यूम तो नहीं होता है, खत्म हो जाता है, ब्रेसलेट रहता है। तो शादी के दिन उसके साथ साथ 2 टिकट्स भी होते हैं, आने और जाने के फ्लाइट टिकट्स। तो वो ब्रेसलेट लेके पहन के जो है फ्लाइट की टिकट इस्तेमाल करके वो शादी पे जाती है। और चर्च में शादी होती रहती है, तो आखिरी सीट पे जाके टीचर बैठती है, लेकिन अचानक कोई और आके बोलते हैं कि मैम आपके लिए सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, आप मेरे साथ चलिए। सबसे आगे वाली रो में जो है एक चेयर होती है, वहां पे एक पेपर लगा हुआ रहता है, प्लकार्ड जिसको हम कहते हैं। रिजर्वेशन करने के बाद नाम लगे रहता है, तो वीआईपी जैसे ऐसे लगे रहते हैं। वहां पे मदर बोल के एक लिखा हुआ है, माँ बोल के एक पेपर लगा हुआ है। तो वहां पे उसको बिठाते हैं टीचर को। शादी होती है, तो शादी होने के बाद फौरन इमीडिएटली सबसे पहले लड़का अपनी दुल्हन को लेके टीचर के पास आके कहता है कि ये मेरी माँ है, शी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। ये टीचर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज मैं जो कुछ हूँ इस टीचर की वजह से। तो फिर वही लाइन बोलता है बच्चा, मैडम इतने टीचरों को मैंने देखा है, इतनी जिंदगी में मैंने कई कॉलेजेस में मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन आपके जैसे टीचर मेरे लिए कोई नहीं। तो ये टीचर ने उस वक्त उस बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की वजह से आज बच्चों की जो तरक्की हुई है, वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की वजह से, यानी मेंटरिंग करने की वजह से। जो आप मेंटर बन के तो मेंटरिंग करेंगे, तो देन ये क्यों हुआ? टीचर ने रिफ्लेक्ट किया, प्रिंसिपल ने रिफ्लेक्शन दिखाई, प्रिंसिपल ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर को कहा, टीचर ने आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद जब उसने पढ़ाना शुरू किया, तो उस बच्चे के अंदर जो तरक्की हुई, ये आप
कहानी में सुने हैं। तो दिस इज व्हाट इज अ टीचर्स रिफ्लेक्शन। हम अपना रिफ्लेक्शन करेंगे तो देन कई सारी चीजें बदल सकती हैं। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। लर्निंग आउटकम्स अचीव किए हैं, मतलब बच्चे आज 40 मिनट के बाद दूसरे दिन ये जानवर देख के उस जानवर के बारे में सारी चीजें बता पा रहे हैं, एडिशन कर पा रहे हैं, लेखक के बारे में बता रहे हैं। सो ऑल दिस हैव यू अचीव्ड और नॉट। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड। आपने क्या क्या चीजें नोटिस की उस क्लास के 40 मिनट के दरमियान में। कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे, कुछ आपकी गलतियां थी, वर्ड्स आप पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए, या ये भी हो सकता है कि उन 40 मिनट में आपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अगला लेसन प्लान आप जब लिखने बैठेंगे तो ये सारी चीजें आपको सपोर्ट कर सकता है एक बेहतर लेसन प्लान, और बेहतर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बेहतरीन प्लानिंग करने में आपको मदद मिल सकती है। एक ये चीज आखिरी एक पॉइंट में बता के इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर रहा हूं, तो वो है असेसमेंट। यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं नहीं अचीव किए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप सवाल करेंगे बच्चों को, या कोई प्रोजेक्ट देंगे, या बच्चों को कहेंगे भाई चलिए आइए आप आके मुझे एक्सप्लेन करिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है, या आप आके फिर से मैथमेटिक्स का वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करिए जो आपने अभी मैंने आपको सिखाया था। तो इसमें कई एडवांटेजेस है। एक, बच्चों को बोलने की सलाहियत बढ़ सकती है। यू आर इम्प्रूविंग योर चाइल्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आर रिमूविंग हिज स्टेज फियर। जब वो सामने आके बात करते हैं तो स्टेज फियर जाता है। देन यू आर देन बच्चों के अंदर एक और लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो है पीयर लर्निंग। यानी बच्चे बच्चों से जल्दी सीखते हैं, हम दोस्तों से जल्दी सीखते हैं, दोस्तों को देख के जल्दी सीखते हैं। तो वही पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग ऑल्सो विल सपोर्ट बेटर लर्निंग। तो इसलिए पीयर लर्निंग आप बढ़ाइए, बच्चों को बुलाइए कि भाई चलिए आप ये प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे डाला है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो फिर आपको मालूम होगा कि वो आपने जो सिखाया था वो सीखा या नहीं सीखा है। सो ऑल दिस, ये मुख्तसर सी बात मैंने आपको असेसमेंट के बारे में कहा। तो आप आगे चल के मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मेथोडोलॉजी आपकी क्या होगी अगले मॉड्यूल में। तो मैं खासकर मेथोडोलॉजी मैं उस लेसन प्लान पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स या कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए आप क्या क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक लेसन प्लान का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब आपका जो असाइनमेंट इस मॉड्यूल में ये है कि आप कोशिश करिए कि मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इस लेसन प्लान को सामने रखते हुए एक लेसन प्लान लिखिए। आप अभी जो क्लास में अभी पढ़ा रहे हैं या कल या अगले वीक में जो पढ़ाएंगे उसकी लेसन प्लान नए तौर पे लिखिए। इस लेसन प्लान के फॉर्मेट को सामने रखते हुए आप एक लेसन प्लान लिखिए 40 मिनट का, सिर्फ 40 मिनट का एक लेसन प्लान। या आप इसी लेसन प्लान का प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट को आपको भेजूंगा और उसी में आप लिख के उसका स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हैं। या फिर आप इसको एक नोटबुक पर ड्रॉ करके हेडिंग्स लिख के उसके अंदर उसका लेसन प्लान लिख सकते हैं। लिख के मुझे भेजिए और साथ में ये भी कोशिश करिए कि आप इमेजिन करिए कि आपने ये आप लेसन प्लान लिख के इसको यही लेसन को आप क्लास में पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद रिफ्लेक्शन करके रिफ्लेक्शन वाला कॉलम फिल करिए, फिर लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स अचीव किए हैं नहीं अचीव किए हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस आपने रिकॉर्ड किए, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली। तो ये असाइनमेंट मुझे जल्दी नहीं चाहिए, ये असाइनमेंट आप जो है मार्च 15 तक मुझे भिजा सकते हैं। यानी वीक 4 डे 11 का असाइनमेंट आप मुझे अप्रैल 15 या 18 तक जो है 15 नहीं 18 दूंगा मैं आपको। 18 तारीख तक आप मुझे ये लेसन प्लान भिजा सकते हैं। अप्रैल 18 को ये असाइनमेंट, सिर्फ एक है आपका असाइनमेंट इस मॉड्यूल में। ये लेसन प्लान लिखेंगे, लेसन प्लान लेके क्लास में जाएंगे। आप कोशिश करिए, सेल्फ लर्न करने की कोशिश करिए। आगे कल वाले मॉड्यूल में या 2 दिन के बाद मैं मॉड्यूल जब आपको फिर भेजूंगा तो उसमें मेथोडोलॉजी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप इस लेसन प्लान को लिख के क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट करिए, बाकायदा क्लास में जाइए, पेपर लेके यही पेपर और पढ़ाइए।
पढ़ाने के बाद जो रिफ्लेक्शन, जो अचीव आउटकम्स अचीव किए हैं नहीं किए हैं, ऑब्जर्वेशन क्या रिकॉर्ड देखा है आपने, मॉरल वैल्यू क्या इंटीग्रेट किया था, कोशिश करिए कि आप अपने तरफ से कितना कर सकते हैं, करके फिर इसको कंप्लीट करके आप मुझे भिजाइए। ये है आज का मॉड्यूल। जज़ाकल्लाह खैर।